नगरी की प्रांगण में काशी हिंदू विश्वविद्यालय है। काशी मुक्ति का क्षेत्र माना गया है। इसी काशी में ज्ञान और विज्ञान से परिपूर्ण इस काशी हिंदू विश्वविद्यालय के प्रांगण में ये नवीन पुष्पित व पल्लवित हो रहा केंद्र वैदिक विज्ञान केंद्र आप सभी सुधीजनों का हार्दिक स्वागत व अभिनंदन करता है। सर्वप्रथम कार्यक्रम की ओर व महामना मालवीय जी के मूर्ति के ऊपर हम सभी माल्यार्पण के लिए मान तिथि गणों का आह्वान करते हैं व वैदिक मंगलाचरण के लिए श्री अंकित मिश्र जो छात्र वेदी भाग के हैं आपको मैं आमंत्रित करता हूँ। हरे ओम अशमन्नोर्जं पर्वते सिरियाणामद्भ्य ओखादिभ्यो बालसपतिभ्यो आदिसंभृतं प्रयाः तन्न एकमोर्जं धत्तमारुताः सद्गुराणा असमोस्ते क्षुण्णमयित ऊर्ध्यान्दरिकमस्तन्ते सुगच्छतु नरेखादेभ्ये तत्सुखादेभ्ये दारेखादेभ्ये दानसादेभ्ये सर्वद्विदेभ्ये हरे ओम। बहुत बहुत धन्यवाद श्री अंकित मिश्र जी, बहुत बहुत धन्यवाद। महामना की मूर्ति की प्रतिमा के ऊपर माल्यार्पण के उपरांत हम अब मंचस्थ अतिथियों के माल्यार्पण व स्वागत करेंगे। सर्वप्रथम प्रोफेसर सुरेंद्र कुमार त्रिगुण सर का अभिनंदन करने के लिए हम आह्वान करते हैं प्रोफेसर उपेंद्र कुमार त्रिपाठी सर का। आप हमारे मुख्य अतिथि प्रोफेसर सुरेंद्र कुमार त्रिगुण सर का अभिनंदन करें। पुष्पमाला व अंगवस्त्र वर्णमेंटों से आदरणीय प्रोफेसर सुरेंद्र कुमार त्रिगुण सर का सम्मान कर रहे हैं आदरणीय प्रोफेसर उपेंद्र कुमार त्रिपाठी सर, जो कि समन्वयक हैं वैदिक विज्ञान केंद्र काशी हिंदू विश्वविद्यालय। मुख्य अतिथि के रूप में विराजमान प्रोफेसर सुरेंद्र कुमार त्रिगुण सर का बहुत बहुत स्वागत है। प्रोफेसर सुरेंद्र कुमार त्रिगुण सर पूर्व अध्यक्ष हैं प्राणी विज्ञान विभाग विज्ञान संस्थान काशी हिंदू विश्वविद्यालय। कार्यक्रम की मुख्यता के रूप में डॉक्टर ओम प्रकाश सर का अभिनंदन करने हेतु कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे वैदिक विज्ञान केंद्र के समन्वयक प्रोफेसर त्रिपाठी सर से निवेदन है कि हमारे मुख्य वक्ता डॉक्टर ओम प्रकाश सर का अंग वस्त्र व पुष्पमाला के साथ स्वागत और अभिनंदन करें। तालियों से स्वागत करें। इसके दौरान आदरणीय मिश्र सर से निवेदन है कि हमारे कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे हुए प्रोफेसर उपेंद्र कुमार त्रिपाठी सर का आप सम्मान करें। पुष्पमाला व तालियों से स्वागत करें सर का। बहुत बहुत धन्यवाद। आइए अब हम कार्यक्रम की ओर बढ़ते हैं। आज उपस्थित आप सभी सुधीजनों का हार्दिक स्वागत है। हमारा वैदिक विज्ञान केंद्र ज्ञान विज्ञान के लिए जैसा कि आप सभी जानते हैं ख्यात है। आज इस विशिष्ट व्याख्यान के सत्र में प्रथम कार्यक्रम की मुख्य अतिथि के रूप में विराजमान सुरेंद्र कुमार त्रिगुण सर हैं, मुख्य वक्ता के रूप में डॉक्टर ओम प्रकाश सर हैं और कार्यक्रम की अध्यक्षता प्रोफेसर उपेंद्र कुमार त्रिपाठी सर हैं। मुख्य वक्ता डॉक्टर ओम प्रकाश सर से निवेदन है कि वे आए व अपने उद्बोधन से हम सभी को अलंकृत करें। इदं नमः ऋषिभ्यः पूर्वेभ्यः पूर्वजेभ्यः पथिकृभ्यः अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं
तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। तस्मै श्रीगुरवे नमः। यहाँ उपस्थित आदरणीय प्रोफेसर सुरेंद्र कुमार त्रिवंश और इस संस्थान के वैदिक विज्ञान केंद्र के समन्वयक प्रोफेसर उपेंद्र कुमार त्रिपाठी महोदय, अन्य उपस्थित सभी बंधुगण, आप सभी का बहुत बहुत आभार कि हम इस महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा के लिए यहाँ पर एकत्रित हुए हैं। और इस काशी की विद्वत परंपरा में हम कहाँ हैं, हम एक बहुत ही एक अल्प स्थान रखते हैं, लेकिन इन ऋषियों ने जो कार्य किया है, जिस कार्य का सूत्रपात किया हजारों वर्षों से, उसमें एक उस प्रयास को करते हुए हम अपने आप को कृतार्थ समझते हैं इस परंपरा में। तो ये एक जो स्वामी विवेकानंद ने 25, 26, 27 दिसंबर 1892 में दक्षिण भारत में कन्याकुमारी में एक यानी समुद्र के बीच स्थित शिला पर जाकर के ध्यान किया भारत का अतीत, वर्तमान और भविष्य। वहां पर भी वो देखते हैं कि किस प्रकार से ज्ञान विज्ञान की आवश्यकता है इस राष्ट्र के समुत्थान के लिए। और महामना मालवीय जी जो उस राष्ट्र भाव से उत्प्रोत थे, उन्होंने भी इस विचार को अपने भीतर किस प्रकार से संजया और क्रियान्वित किया। तो उनकी भी इच्छा थी। इवन जहाँ स्वामी विवेकानंद का एक बहुत महत्वपूर्ण उद्धरण कोटेशन हम देखते हैं, वो कहते हैं व्हाट वी वांट आर वेस्टर्न साइंस कपल्ड विद वेदांत, ब्रह्मचर्य एज द गाइडिंग मोटो एंड आल्सो श्रद्धा एंड फेथ इन वंस ओन सेल्फ। तो ये वहां पे उस पाश्चात्य विज्ञान की और वेदांत की यानी उस पूरी वैदिक परंपरा की, उसके समन्वय की बात कर रहे हैं। और महामना मालवीय जी वो भी इस पूर्व और पाश्चात्य, पौरात्य पाश्चात्य, उन दोनों ज्ञान धाराओं के संगम की बात कर रहे हैं, जो हम यहाँ के कुलगीत में भी देखते हैं। वो मैंने बहुत पहले कुलगीत सुना, मतलब प्रारंभ में सबसे पहले जब सुना तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि इतना जो है वो महत्वपूर्ण संकल्पना वहां पे चल रही है। तो इसी को लेते हुए, और ये वैदिक विज्ञान केंद्र है, वो भी उसी में एक बहुत बड़ा एक प्रयास है। तो यहाँ पे अब हम देखते हैं कि जो गर्भोपनिषद है उसको जब पढ़ा मैंने, तो ये इच्छा हुई कि इसको ठीक से मैं अपने जो जूलॉजी में पढ़ा, उसके डेवलपमेंटल बायोलॉजी में जो पढ़ा, उसके आधार पे इसको मैं देखता हूँ, देखें हम क्या ये सच में वहां जैसा बताया गया है वैसा ही है। तो इस महत्वपूर्ण प्रश्न को लेते हुए यहाँ पे जो हमने टॉपिक रखा, कंसेप्ट्स एंड फैक्ट्स फ्रॉम गर्भोपनिषद, इंटरप्रिटेशन इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंटल बायोलॉजी। तो यहाँ पे जब हम उपनिषद, तो सामान्यतः हम जानते हैं कि उपनिषद क्या है। तो जो उपनिषद रिप्रेजेंट द फिलोसॉफिकल एस्पेक्ट ऑफ द वेदास, जो दार्शनिक पक्ष है या जो वेदों में एक एसेंस के रूप में है, सारभूत रूप में है उपनिषदों में। तो द वर्ड उपनिषद इज डिराइव्ड फ्रॉम उप, नियर, नी डाउन एंड सप, टू सिट। दैट मीन्स sitting down near the teacher to learn from him the secret doctrine. So the Upanishads are the production of the highest human wisdom. ये भी जब शोपेनहावर उन्होंने पढ़ा तो उन्होंने भी बहुत प्रशंसा की, उनका भी मन है कृतार्थ हुआ। तो ये उपनिषदों में ऐसा सीक्रेट डॉक्ट्रिन क्या, सामान्यतः दर्शन की बात की जाती है, लेकिन दर्शन है वो बहुत ही विशेष पद्धति के द्वारा, यानी सूक्ष्म अन्वेषण के द्वारा जो प्राप्त ज्ञान है उसको वहां पे बताया गया गुरु शिष्य परंपरा के माध्यम से। तो अभी हम आगे बढ़ते हैं। गर्भोपनिषद
सो इंट्रो ऑफ गर्भोपनिषद, तो यहाँ पे देखेंगे ये अथर्ववेद से संबंधित है, ऐसा उसको देखने से आता है कि गर्भोपनिषद के अंतिम में लिखा गया है कि पैप्पलाद मोक्ष शास्त्रम, तो पैप्पलाद ऋषि हैं वो अथर्ववेद से संबंधित है, तो इसके आधार पर ये पता चलता है कि ये अथर्ववेद से संबंधित है। लेकिन कुछ हैं विद्वान, उन्होंने ऐसा भी कहा है कि ये कृष्ण यजुर्वेद से संबंधित है। तो यहाँ पे गर्भोपनिषद दो शब्द हैं इसमें, गर्भ और उपनिषद। सो गर्भ मीन्स द पीरियड ऑफ ओरिजिन एंड डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो एंड यूटेरस, एंड गर्भोपनिषद मीनिंग ए ट्रीटाइज which deals with knowledge about origin and development of embryo. So भ्रूण के उत्पत्ति व विकास से संबंधित ये है। अब यहाँ पे ये उपनिषद क्यों है फिर, जब उसमें भ्रूण की उत्पत्ति व विकास से संबंधित वर्णन करना है तो उपनिषद है क्योंकि अध्यात्म से संबंधित है। यहाँ पे उस ग्रंथ में यानी गर्भोपनिषद में अंत में लिखा गया पेप्पलाद मोक्ष शास्त्रम, ये मोक्ष शास्त्र कैसे है, तो ये इन अलग अलग अवस्थाओं या शरीर की उत्पत्ति, शरीर के जो घटक अवयव हैं, इन सब का वर्णन करते हुए इस भाव में ले जा रहे हैं कि ये समझते हुए कि किस प्रकार से गर्भ में इतना समय रहना होता है, ये डेवलपमेंट की स्टेजेस होती हैं, इसकी संरचना को इसलिए समझना है ताकि इससे हम मुक्त हो सकें। तो ये मुक्ति का संदेश है वहां पे, इसलिए ये उपनिषद तो यहाँ पे जो प्राइम गोल है इस उपनिषद का वो है स्पिरिचुअल गोल है, आध्यात्मिक ही लक्ष्य है इसका। सो लिबरेशन फ्रॉम बर्थ डेथ साइकिल। और इसका समय क्या है, तो ये कुछ उपलब्ध स्रोतों के आधार पे जो जिन्होंने ऐसी गणनाएं की हैं, क्योंकि वैसे तो वैदिक परंपरा में किसी ग्रंथ का या किसी विचार का निश्चित समय निर्धारण करना बहुत बड़ी समस्या है, एक वो उसकी विशेषता है कि ऐसा हम कर नहीं सकते। लेकिन फिर भी कुछ विद्वानों ने प्रयास किया तो उन्होंने कहा कि इसको 800 BC हम रख सकते हैं, यानी 800 ईसा पूर्व इसका समय निर्धारण किया। आगे अब हमने इसमें बहुत विषय हैं गर्भोपनिषद में, लेकिन ह्यूमन डेवलपमेंट बायोलॉजी के साथ कंपैरिजन की दृष्टि से हमने कुछ एरिया सेलेक्ट किए हैं कि किन में हम इस पे फोकस कर सकते हैं। तो पहला है स्टेजेस आफ्टर फर्टिलाइजेशन यानी एम्ब्रियो डेवलपमेंट का, और रीजंस बिहाइंड द बर्थ डिफेक्ट्स, एंड तीसरा कंपैरिजन विद ऑब्जर्वेशंस ऑफ मॉडर्न ह्यूमन डेवलपमेंटल बायोलॉजी। ये इसमें 3 पार्ट्स हैं जिनकी चर्चा हम करने वाले हैं। नेक्स्ट आगे बढ़िए। हाँ, तो जो अलग अलग अवस्थाएं हैं वो कौन कौन सी हैं, उसमें पहले कहते हैं कलिलम, पहली अवस्था है कलिलम। इसको कहते हैं ऋतुकाल प्रयोगात् एक रात्रोषितम कलिलम भवति। सो द फर्स्ट स्ट्रक्चर व्हिच डेवलप्स बाय द फर्टिलाइजेशन इज कॉल्ड कलिलम, but it takes 1 night or 12 hours to happen। ऐसा वहां पे कह रहे हैं कि एक रात्रि में जो पोषित है या उषित है वह कलिल कहलाती है, वह अवस्था कलिल कहलाती है। तो यदि हम डेवलपमेंटल बायोलॉजी की दृष्टि से देखें तो वहां पे कह रहे हैं कि वंस ओव्यूलेटेड द ह्यूमन एग मस्ट बी फर्टिलाइज्ड विद इन 12 आवर्स और एल्स इट अंडरगोस डिजेनरेटिव चेंजेस एंड बिकम्स इनकेपेबल ऑफ नॉर्मल डेवलपमेंट। तो ये यहाँ पे हमने संदर्भ भी दिया। वो कहते हैं कि इसको यदि 12 घंटे के अंदर अंदर यदि वो निषेचित नहीं होता है अंड, तो वह फिर अपघटित होने लगता है, यानी उसकी जो सामान्य विकास वहां पे नहीं है, उसमें डिजेनरेशन होने लगता है, ऐसा बता रहे हैं। दूसरा फिर अगली अवस्था कलिलम के बाद में, नेक्स्ट बढ़िए, बुद्बुद। वहां कह रहे हैं सप्तरात्रोषितम बुद्बुदम भवति। So Kalil takes 7 days to evolve into a hollow ball-like structure called बुद्बुद। तो ये बुद्बुद है, उसको अभी एम्ब्रियोलॉजी में हम ब्लास्टोसिस्ट के रूप में देखते हैं कि वहां पे भी ऐसी जो है होलो बॉल लाइक स्ट्रक्चर है वो बनती है। तो इसलिए उसका नाम उन्होंने बुद्बुद रख दिया कि जैसे बुद्बुद होता है वो अंदर से खाली रहता है, बाहर से उसकी ऐसी शेप होती है। तो इसको अभी देखिए बुद्बुद इत्यादि ये बहुत ही सूक्ष्म अवस्थाएं हैं, लेकिन उन सूक्ष्म अवस्थाओं को इससे पहले जो कलिल बताया गया ये तो और भी सूक्ष्म अवस्था है, लेकिन उस अवस्था को भी उन्होंने कैसे परीक्षण किया उसका, ये अपने आप में एक चिंतन का विषय है।
जी। तो बुद्बुद के बाद में अगली जो अवस्था है वो पिंड है, तो वो कहते हैं अर्धमासाभ्यंतरेण पिंडो भवति। तो 15 दिन में यह जो स्थिति है वो पिंड के रूप में बनती है, और दिस टाइम सेल्स स्टार्ट टू बी कंडेंस्ड, कंडेंस होना प्रारंभ कर देती है, संघनित होना प्रारंभ कर देती है उस समय पे। तो इसलिए वो 15 दिन में एक पिंड के रूप में बनता है जी। फिर आता है कठिन। तो फिर एक महीने में कैसी स्थिति होती है? मासाभ्यंतरेण कठिनो भवति, पिंड becomes condensed slowly and converts in a solid structure at the period of 1 month. So according to embryology, at this stage of 1 month, all the embryonic layers are formed. ये कठिन अवस्था है जो गर्भोपनिषद में बताया गया। नेक्स्ट, फिर शिरः। अब कहते हैं मास द्वयेन शिरः कुरुते। अब 2 महीने के अंदर ये पहले सिर बनना प्रारंभ हो जाता है। तो विद इन 2 months फॉर्मेशन ऑफ हेड हैपेंस। तो यहाँ पे यदि हम डेवलपमेंटल एनाटॉमी में देखें तो इन 6th week हेड बिकम्स डोमिनेंट इन साइज, एंड 6th week मीन्स 2nd month। नेक्स्ट, अब इनका कंपैरिजन है वो हमने एक साथ में करके दिखाया। तो डेवलपमेंटल स्टेजेस क्या क्या हैं इसमें डेवलपमेंटल एनाटॉमी की दृष्टि से, और जैसे एक रात्र कलिलम, इधर 12 आवर्स, तो फर्टिलाइजेशन की स्थिति है। फिर सप्तरात्र का बुद्बुद है, तो ये 6 days की, और यहाँ पे ब्लास्टोसिस्ट बन रहा है। अर्धमास, तो ये पिंड स्थिति कहला रही है, और इधर 2 weeks का समय है, और एक्टोडर्म, मेसोडर्म एंड एंडोडर्म है वहां पे प्रेजेंट है। 1 मास में कठिन, और ये 4 weeks की स्थिति है। इसमें कंडेंस्ड एंड रेडी टू डेवलप ऑर्गन्स, ये स्थिति 1 मास में बन जाती है। और 2 मास द्वयेन, इसमें ये सिर है वो बनना प्रारंभ कर देता है। तो हेड डोमिनेट्स इन द साइज, ये 6 weeks की स्थिति है। नेक्स्ट, फिर मास त्रयेण, आगे पूरा वर्णन वहां पे मिलता है कि तीसरे मास में क्या होता है। तो कहते हैं पाद प्रदेश है उसका निर्माण होता है, ये 10 weeks की स्थिति है। और इधर एनाटॉमी में भी कह रहे हैं कि बॉडी फॉर्म्स लिम्स, नेल फोल्ड्स इंडिकेटेड एंड हेड इरेक्ट, यानी ये स्थिति जो है, यानी हाथ पैर हैं वो बनना प्रारंभ हो रहे हैं, उस समय पे नाखून है, फोल्ड है, वो सब भी स्पष्ट रूप से दिखाई देने लगते हैं, उनका संकेत मिलता है। फिर चतुर्मासे क्या होता है? इसमें अंगुली इत्यादि जो यहाँ पे बताया गया, अंगुल्य जठर कटी प्रदेश, अंगुल्य जठर कटी प्रदेश, तो ये क्या है, कौन सी स्थिति है? यानी गैस्ट्रिक एंड इंटेस्टाइनल ग्लैंड्स डेवलपिंग। जठर प्रदेश, जठर यानी उदर भाग, तो उदर भाग है उसका विकास होना प्रारंभ हो रहा है। 5वें मासे, इसमें कह रहे हैं पृष्ठवंश बनता है 5वें महीने में। और इधर कहा गया कि जो एपिडर्मिस कॉर्निफाइज नेल प्लेट बिगिंस, नेल्स की जो है प्लेट्स है वो बनना प्रारंभ हो जाती हैं। और 6वें मासे, तो यहाँ पे नासा अक्षिणी श्रोत्राणी, नाक कान आंख है इनका बनना, जबकि इधर है वो डेवलपमेंटल एनाटॉमी में इसका यानी 6th month का ऐसे वर्णन मुझे मिला नहीं। फिर 7वें मासे, तो यहाँ पे कह रहे हैं कि जीवे न संयुक्त भवति, विशेष रूप से जीव है उससे संयुक्त हो जाता है 7वें महीने में। और यहाँ पे एनाटॉमी में ये बता रहे हैं कि जो आंखें हैं उनमें देखने की शक्ति वो 7वें महीने में आ जाती है। तो अब विशेष रूप से हम सीधा तो क्या बताएं, लेकिन कि जब देखने इत्यादि की शक्ति आ गई है तो वो शक्ति है वो 7वें महीने में आ रही है। और इधर कह रहे हैं कि जीव से संयुक्त हो जाता है 7वें महीने में, ठीक है। तो 8वें मासे सर्व संपूर्ण भवति, 8वें मास में है वो जो भ्रूण है वो पूर्ण विकसित हो जाता है, ये यहाँ पे बताया गया। सो यहाँ पे आगे एक महत्वपूर्ण पक्ष है डेवलपमेंटल एनाटॉमी से संबंधित गर्भोपनिषद आइडिया अबाउट द रीजन ऑफ बर्थ डिफेक्ट्स। वो कहते हैं कि व्याकुलित मनसो अंधा खंजा कुब्जा वामना भवन्त्यन्यूने, कि so according to the Garbhopanishad, psychological problems or disturbances of spouse are effective factors in birth defects as blindness,
लिम्फनेस सिंड्रोम्स एटसेट्रा, वो यहाँ पे कि जो माता पिता हैं उनके लिए मानसिक स्थिति उस समय पे यदि व्याकुलता वाली रहती है तो उसके कारण से जो जन्मजात विकृतियां हैं वो होती हैं। तो इसको हम कैसे आगे आयुर्वेद में भी देखते हैं। तो यहाँ पे अलग अलग प्रकार के बहुत सारे बर्थ डिफेक्ट्स के रीजंस बताए गए आयुर्वेद में। उसमें कि बीजात्मक है, कर्माशय है, काला दोषेर, मातु अस्नात, तो ऐसे बहुत सारे बताए गए रीजंस, हमने उनको कैटेगराइज किया, आगे स्लाइड में दिखाएंगे। तो ये कि सीड क्वालिटी, सेल्फ रिलेटेड टू स्पिरिचुअल डायमेंशन, पास्ट डीड्स, यूटेरस, टाइम ऑफ कंसेप्शन एंड प्रेगनेंसी एंड मदर्स फूड एंड बिहेवियर, ये सारे जो हैं वो इसमें आयुर्वेद में बताए गए। तो 7 कौन कौन से यहाँ पे यानी बर्थ डिजीज होती हैं, 7 प्रकार की बताई गई आयुर्वेद में भी। तो उनमें भी आदि बल प्रवृत्त हेरिडिटरी जो है, और जन्म बल प्रवृत्त कंजेनिटल है, दोष बल प्रवृत्त ह्यूमरल, एंड संघात बल प्रवृत्त जो ट्रोमेटिक है एक्सोजिनस, काल बल प्रवृत्त इकोलॉजिकल, देव बल प्रवृत्त सुपरनेचुरल, एंड स्वभाव बल प्रवृत्त नेचुरल। तो इन दिस क्लासिफिकेशन, तो जन्म बल प्रवृत्त जो है ये डिजीज है वो बर्थ डिफेक्ट से रिलेटेड हो सकती है, यानी जैसे लेम ब्लाइंड, डीफ, डम एटसेट्रा, ये जो है तो ऐसा सुश्रुत संहिता में वर्णन मिलता है कि ये रीजन्स। तो अभी सुश्रुत संहिता हम क्यों दिखा रहे हैं उसी कंटिन्यूटी में, क्योंकि जो गर्भोपनिषद है वो अपने आप में एक मूल जो वैदिक ग्रंथ के रूप में, बाद में तो आयुर्वेद है वो उपवेद के रूप में, लेकिन वहां पर भी इस प्रकार से ये जो वर्णन मिल रहा है इस बारे में विचार किया गया है कि क्या क्या कारण है। और यदि हम जैसे आज एक विधा है एपिजेनेटिक्स का, तो एपिजेनेटिक्स की दृष्टि से इन सबको यदि हम विश्लेषित करते हैं तो उनमें बर्थ डिफेक्ट्स हैं, उनके पीछे रीजन्स हैं वो काफ़ी दिए गए। इस पर हमने शोध भी किया है, यानी मेरी जो पीएचडी किया है मैंने, तो वो भी इस विषय को उसको एड्रेस किया गया है। विशेष रूप से एक एपिजेनेटिक एंजाइम है उसको रेगुलेट करने का उसमें प्रयास किया गया है। ये अपने जो उपनिषद की जो सामग्री इत्यादि के आधार पर जिस पर भी कार्य आगे बढ़ रहा है जी। तो इसमें जो सुश्रुत ने किस प्रकार से क्लासिफिकेशन किया है उसको एक डायग्राम के माध्यम से हमने दर्शाया है कि किस प्रकार कौन कौन सी व्याधियाँ होती हैं, फिर उन व्याधियों में ये जो जन्मजात विकृतियाँ हैं उनके पीछे भी जो कारण हैं उन सबको दर्शाया गया है जी। तो इसमें शुक्र जो है उसके भी फिर कौन कौन से डिसऑर्डर्स होते हैं। तो दोषाज ऑफ शुक्र मेल सीड के भी फ्रॉम वात, पित्त, कफ, रक्त, पित्त और कुणप इत्यादि, ये सारे यानी कि एक दिखाने का इन स्लाइड्स का केवल हमारे यहाँ पे संदर्भ गर्भोपनिषद के साथ में कि ये जो एक सूत्र रूप में दी गई बातें, इस पे जो गर्भोपनिषद में विचार किया गया या अपने मूल ग्रंथों में जो विचार किया गया, फिर आगे आयुर्वेदिक संहिताएं हैं उनमें उसको और विस्तार दिया गया। लेकिन आज फिर हमारे सामने क्या कार्य है, तो ये जो सिमिलरिटीज एंड एक्सपीरियंसेस हैं गर्भोपनिषद का और मॉडर्न एम्ब्रियोलॉजी का, स्टेजेस का, बर्थ डिफेक्ट्स का, उन सबको ये अभी मॉडर्न साइंस है उसके आधार पे हम किस प्रकार से देख सकते हैं। तो जैसे यदि स्पिरिचुअलिटी से रिलेटेड है, मन से संबंधित जो कारण है, फिर वो मन है उसका स्ट्रेस से कैसे रिलेशन है, स्ट्रेस है वो फिर बॉडी में हार्मोनल चेंजेस हैं उन सबको कैसे प्रभावित करता है इत्यादि को ये आज जैसे जैसे साइंस भी डेवलप कर रहा है तो साइंस में अभी इस पर बहुत विचार चल रहा है, क्योंकि जैसे जेनेटिक्स में बहुत सी चीज़ों को डाला जाता था, लेकिन अभी समझ में आ रहा है कि नहीं, ये जेनेटिकल रीजन बहुत सारे जिनको समझ रहे थे, यहाँ तक कि जो जीन्स हैं उनका जो एक्सप्रेशन है वो भी आपका इन्वायरमेंट है, आपका खान पान यानी फूड बिहेवियर एटसेट्रा, और यानी लाइफ में कैसे स्ट्रेस ले रहे हैं, मन कितना प्रसन्न है, ये सब मैटर करता है। इसलिए एक समग्रता में स्वास्थ्य को यहाँ पर देखा गया है। यदि हम एनाटॉमी और फिजियोलॉजी की दृष्टि से देखें वैदिक परंपरा में, तो और अधिक एक होलिस्टिक वे में यानी एक समग्रता में हम उस पर विचार कर सकते हैं। तो ये आज सर्वी है जो
साइंस से ही पूरा जीवन है उसमें लगाए हैं, तो सर भी और यानी कि जो एक समन्वय है उसका वो हो और उस पर कार्य आगे बढ़े, इसी भाव के साथ में मैं यहीं पे विराम देता हूँ। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर। गर्भोपनिषद को आज हम बहुत ही सहज रूप से समझ सके हैं और हमने देखा कि गर्भ की स्थिति क्या होता है, गर्भ में किस प्रकार का विकास होता है। ये हमारा वैदिक विज्ञान जो वेदों में जो निहित है, जो उपनिषदों में बताया गया है, उसको आज हम डॉक्टर ओम प्रकाश सर के द्वारा सुने हैं। इसी क्रम में आगे मुख्य अतिथि के रूप में विराजमान हमारे बीच प्रोफेसर सुरेंद्र कुमार त्रिभुवन सर, आप पूर्वाध्यक्ष हैं प्राणी विज्ञान विभाग, विज्ञान संस्थान काशी हिंदू विश्वविद्यालय। आपसे निवेदन है सर कि आप आए व हम सभी को अपने वाणी से तो इस कार्यक्रम के अध्यक्ष प्रोफेसर त्रिपाठी और आज के मुख्य वक्ता ओम प्रकाश जी, उपस्थित सभी विद्वज्जन विद्यार्थी, पहले तो मैं ये बता दूं कि ये मेरा सौभाग्य है कि आप लोगों से इस विषय पे, वेद और विज्ञान से रिलेटेड चीज़ों पे इंटरेक्ट करने का अवसर मिला। मैं लेक्चर वगैरह देता हूँ कैसे हमारे कल्चरल, मतलब एक साइंटिफिक बेसिस ऑफ आवर इंडियन कल्चर, ये मेरा मेन थीम होता है। तो वहाँ पे हमारा उद्देश्य ये होता है, ये कन्विंस करना कि सिर्फ कोई कह दिया इसीलिए हमारे कल्चर नहीं है। हमारा कल्चर विज्ञान आधारित है, और अगर विज्ञान आधारित है तो कोई कहे या न कहे, उससे साक्षात ईश्वर प्राप्त हो या न हो, आपकी फिजियोलॉजी दुरुस्त होती है, ये मेरा भाव होता है। तो उस व्यू से अगर आप प्रैक्टिस करें तो इंडियन कल्चर का बड़ा ही भला होगा। क्योंकि होता है कभी कभी उसको किसी दूसरे संदर्भ में जोड़ देने से। अब जैसे मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ, एक छोटी सी हमारी परंपरा है मंदिर जाने पे चरणामृत लेने की, ठीक है। वो पुजारी जी होते हैं, चरणामृत देते हैं, हम लोग उसको आदर भाव से ग्रहण करते हैं। और जब ग्रहण करते हैं तो उस समय का जो श्लोक है, मैं तो उस क्षेत्र का विद्वान नहीं हूँ, कोई मुझे बताया कि कहते हैं कि अकाल मृत्यु हरणम शरणम सर्व व्याधि विनाशनम। तो अकाल मृत्यु हरणम शरणम का प्रमाण साइंटिफिकली देना मुश्किल है, लेकिन सर्व व्याधि विनाशनम का प्रमाण है। सर्व व्याधि विनाशनम कंसेप्ट ऑफ वैक्सीनेशन। आज हम लोग कोरोना मुक्त हैं ओनली बिकॉज ऑफ वैक्सीनेशन। और वैक्सीन क्या होती है, उसको बोलते हैं हम लोग एक साइंटिफिक टर्म में एटीन्यूएटेड पैथोजन। एटीन्यूएटेड मतलब उस पैथोजन के जो कारक क्षमता है उसको खत्म करके साइंटिफिकली और आपके शरीर में डाल दिया जाता है। उसके अगेंस्ट आपका शरीर जो है इम्यूनाइज हो जाता है। तो नेक्स्ट टाइम वो पैथोजन जिंदा भी आएगा तो तुरंत आपका शरीर एक्ट करता है। ये हमारा सिंपल मैकेनिज्म है। अब आप उस श्लोक पे जाइए, उस चरणामृत में ऐसा क्या है जो वैक्सीनेशन कंसेप्ट का है। आप अपने से इमेजिन करिए उसमें क्या क्या है। लोकल माइक्रो एनवायरनमेंट के पॉल्यूटेंट्स हैं, पुजारी जी के हाथ की कुछ गंदगी होगी, तुलसी दल होगा, पत्थर का ध्वजा हुआ, वहां लोकल। आप अभी यही विश्वनाथ मंदिर जाइए, हम लोग कराते हैं तो ऐसे करके पंडित जी देते हैं, हम लोग उसको ग्रहण कर लेते हैं। हाईली इम्प्योर, हाईली इम्प्योर। तो अब है क्या उसमें, आप अब इम्यूनाइज हो रहे हैं जितनी बार आप चाहते हैं। और लेने का मैकेनिज्म क्या है, आचमनी से। अगर उससे ईश्वर प्राप्ति होती तो उस गांव का प्रधान पूरा लोटा अपने घर मंगा लेता, या पुजारी जी अपने ही परिवार को पिला देते। इतना स्वार्थी तो हम सभी लोग ही हैं कि पहले मेरा भला हो, देखा जाएगा बाद में। तो चाहे राजा आए चाहे प्रजा आए, आचमनी से ही देना है। 0.5 ml वैक्सीन का डोज है। ऐसा नहीं कि वाइस चांसलर चले गए तो वहां पे 5 ml डाल दिया कि चलो भाई राजा आए हैं इनको 5 ml डाल दो, बीमार हो जाएंगे। तो ये कंसेप्ट है, दिस इज द डोज इज डिसाइडेड, एवरीथिंग इज। तो ये
तो ये हमारा साइंस है, सर्वव्याधि विनाशनम इज कंसेप्ट। और आप उससे जोड़ सकते हैं आपके जितने कल्चरल प्रैक्टिसेस हैं, जो पहले हम लोगों के गांव में परंपरा थी, पात में बैठ के खाना, पत्तल में खाना, मिट्टी के बर्तन में पानी पीना, वो सब वही कंसेप्ट है। जो आप पत्तल लेके खाते हो, ऐसे थोड़ा पानी डाल करके आपको दे दिया जाता है। नाउ यू इमेजिन कितने सारे उस पे इम्प्योरिटीज होंगी, लेकिन हम सात्विक भाव से अकाल मृत्यु हरणम शरणम वो सब कर लेते हैं और फिर तोदियम वस्तु गोविंदम तुभ्यम एवं समर्पय लेके भोजन कर लेते हैं। तो वो लोग उस समय से अभी भी काफी इम्यूनाइज्ड हैं, दे आर स्ट्रॉन्गर देन अस। आप आज हम बोतल आधारित हो गए हैं। बोतल आधारित मीन्स पानी का बोतल लेके चलते हैं, नल का पानी और तालाब का पानी पी के वो लोग बड़े अच्छे से रहे। तो कहने का हमारा मतलब यह है कि साइंस हर हमारे इंडियन कल्चर, मैं इंडियन कल्चर की बात कर रहा हूँ, हमारा साइंटिफिक बेसिस है, उसको मानना। आप अगर आप किसी प्रभाव में हैं और नहीं मानना चाहते हैं कि ये तो कोई पर्टिकुलर प्रथा के से संबंधित है, लेकिन साइंस को तो मानो। जैसे आज आपने बताया ना, कितना अच्छा मुझे लगा कि क्योंकि मुझे गर्भोपनिषद का तो नाम भी नहीं पता था, आज मैं पहली बार सुना। एम्ब्रियोलॉजी में जानता हूँ, जैसे आप पढ़े हैं, मैं भी जूलॉजी का स्टूडेंट रहा हूँ, तो मैं भी पढ़ा हूँ। तो आप ये देखो कि जिस समय जो भी उस उपनिषद को लिखा, जो भी विद्वान लिखे, आई एम श्योर उस समय पता नहीं कौन सा एक्सपेरिमेंट किए होंगे। हम लोग तो एक्सपेरिमेंट बेस्ड और वो स्लाइड में डेवलपमेंटल स्टेजेस देख करके डिफाइन करते हैं, इस महीने में इतना, इस महीने में, तो देखते हैं, प्रमाणित दिखता है, स्टूडेंट को दिखाते हैं, वो कन्विंस होता है, तब वो नोट करता है। उस समय पता नहीं किए होंगे, नहीं किए होंगे, लेकिन अक्षरशः टाइम टू टाइम टेम्पोरल इवेंट के साथ हर चीज का मैच करना, एक हमारे उपनिषद में लिखा हुआ है और एक हमारे साइंस के टेक्स्ट बुक में लिखा है। टेक्स्ट बुक मतलब एक फैक्ट, प्रूवन फैक्ट। इससे बढ़िया प्रमाण क्या हो सकता है कि हमारी वैदिक परंपरा, हमारा वैदिक ज्ञान कितना एडवांस था। अब मैं इसको एडवांस कहूंगा। वैज्ञानिक शोध हुए या नहीं हुए, किस आधार पे वो लिखा गया, लेकिन आज के डेट में तो हम कह रहे हैं वो सत्य है। तो इससे बढ़िया आधार क्या हो सकता है? तो इसमें कोई तर्क वितर्क की बात ही नहीं है। वेद और वैदिक ज्ञान, उपनिषद या जो भी, जहां जो चीज, जो ऋषि मुनि हमारे लिख गए, वो पता नहीं कहां से ईश्वरीय शक्ति थी उनमें कि ये हर चीज आज साइंटिफिकली सिद्ध हो रहा है। हमारा काम है उसको समाज में लाना, विद्यार्थियों के बीच में लाना, विद्वत जनों के बीच में लाना कि बिलीव करना सीखें। जब तक से हम लाएंगे नहीं, ये नैरेटिव सेट नहीं होगा। फिर ये उतना ही तक रह जाएगा कि 4 श्लोक उपेंद्र जी बोले, 5 श्लोक हम बोले, 6 श्लोक वो बोले, चलो बढ़िया तपली बजी। लेकिन ये आना चाहिए सबको, ये ज्ञान तो होना चाहिए कि ये बकवास नहीं है, ये साइंटिफिकली प्रूवन है। अब ये जितना आपने बताया, उसमें जो एक कंसेप्ट अभी भी हम लोग मान के, साइंस के ही विद्यार्थी हैं, मान के चलते हैं, ईश्वरीय रेगुलेशन, जिसको हम, जो साइंस के लोग हैं, थोड़ा एक कहने में, ईश्वरीय कहने में हिचकिचाते हैं, तो कह देते हैं सुपर नेचुरल रेगुलेशन, सुपर नेचुरल पावर, सुपर नेचुरल कंट्रोल। अब आप ये दिखाएं, देखें कि एक हफ्ते के बाद या 1 महीने के बाद 3 जर्म्स लेयर बनते हैं, एक्टोडर्म, मेसोडर्म, एंडोडर्म। तीनों लेयर का फ्यूचर में कौन सा ऑर्गन क्या बनाएगा, ये पहले से डिटरमिन्ड है। जब हम डिटरमिन्ड कहते हैं, दैट मीन्स इट इज प्रोग्राम्ड। नाउ आई आस्क, हु हैज प्रोग्राम्ड? वी ऑल हैव स्टार्टेड आवर जर्नी फ्रॉम ए सिंगल सेल। एक ओवम था, स्पर्म से फर्टिलाइज हुआ, सिंगल सेल कंप्लीट सेल बना, उसके बाद 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8, 8 से, और इस तरह से 3 जर्म लेयर, एंड देन नाउ टुडे आई हैव 50 ट्रिलियन ऑफ सेल्स। और सारे सेल्स अपने आप में यूनिक है। हमारे लिवर का सेल, उसकी कार्य प्रणाली, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, उसका स्ट्रक्चर अलग है। कॉर्नियल सेल की अलग है, ब्रेन सेल की अलग है। ये जो स्पेसिफिसिटी डिफाइन हुई, वो सिंगल सेल स्टेज, जो सिंगल सेल स्टेज था, वहीं से बढ़ बढ़ के आया। इसका मतलब हुआ
कि हर स्टेज पे एक सेलुलर मेमोरी थी। एक से दो बना तो ये दो भाई बहन जो बने, एक को क्या करना है, दो को क्या करना है, प्रोग्राम है। इस प्रोग्राम को आज हम डिफाइन नहीं कर सकते, और जहां हम फेल हो जाते हैं डिफाइन करना, तो क्या कहते हैं, ईश्वर की कृपा है। तो एक ईश्वरीय कंसेप्ट है। हर जगह आप देखेंगे, जितने आपके फिजियोलॉजिकल फंक्शन है, एवरीवेयर यू विल फाइंड कि मोस्ट ऑफ द थिंग्स प्रोग्राम, वो अपने आप होती है। जैसे माता के गर्भ में 9 महीना आपके डिलीवरेट करने नहीं करने, इच्छा रखने नहीं रखने से ऐसा नहीं है कि 9 महीना के पहले 6 महीना में आप एक स्वस्थ बच्चा लेकर घूम लेते हैं। एवरीथिंग इज प्री प्रोग्राम। हर चीज अपने समय पे ही होगा। ऐसा नहीं होगा कि पहले हो जाए या बाद में होगा। लौकी नहीं है कि इंजेक्शन देके बाजार में कर लेके चलेंगे। तो कहने का हमारा मतलब है कि ये सारी जर्नी में जितना ही हम लोग साइंस समझते गए, ईश्वर के प्रति श्रद्धा बढ़ती है। एवरीवेयर देयर इज ए प्रोग्राम, देयर इज मेमोरी, मॉलिक्यूलर मेमोरी, जिसको आजकल एक नया टर्म साइंस में ये हो रहा है कि कैसे एक मॉलिक्यूल, एक आणविक संरचना को पता है कि उस सेल में हमको यही काम करना है, ये काम नहीं करना। तो मैं ये कह रहा था कि ये मेमोरी जो उनकी है वो आणविक स्तर पे है। तो हमारी मॉलिक्यूलर मेमोरी है। जैसे आप लोग अगर कुछ विज्ञान के छात्र हैं, जैसे एक सिंपल राइबोसोम ले लो। राइबोसोम पे प्रोटीन सिंथेसिस होता है। एक जो छोटा सब यूनिट राइबोसोम है वो भी मोर देन 21 सब यूनिट्स होता है। तो जब ये 21 सब यूनिट एसोसिएट होते हैं तो कोई कहता नहीं है कि तुम आओ तुम आओ तुम आओ तुम आओ। एक साथ बनते हैं एंड दे नो whom to interact, who has to first interact, when to interact and then produce a functional molecule. तो ये मेमोरी नहीं तो क्या है, मॉलिक्यूलर मेमोरी। और वो मॉलिक्यूल आदमी नहीं, उसके पास ब्रेन नहीं है। तो अब हमारे पास एक ही उपाय बचा है। साइंस वाले बच बचा के कहते हैं कि मॉलिक्यूलर मेमोरी है। और मैं साइंस का हूँ, गर्व से कहता हूँ कि ईश्वरीय कृपा है, भगवान की प्रोग्रामिंग है। आप जब तक ज्ञान न आए उसको कहते रहो मॉलिक्यूलर मेमोरी, फलाना ढमाका, जो भी कहो, अपने अपने खुश होने के लिए, बचने के लिए। जानते हैं होता क्या है ना कि आप जो कहना चाहते हो कैसे कहो कि दूसरे को खराब नहीं लगे। कहीं ऐसा ना हो कि कोई ये कहे कि अरे तो पूरे साइंस को ईश्वरीय कर दिए। तो ये सुनने से पहले, लेकिन फैक्ट वही है। फैक्ट इज दिस, पूरा ईश्वरमय है। आप भोजन किए, भोजन करने के बाद आप प्रोग्राम करके डाइजेस्ट नहीं करते हो, अपने से सोच के डाइजेस्ट नहीं करते हो। खाना खाए 2 घंटे के बाद फिर भूख लगी, क्योंकि भगवान ने अपना सब एंजाइम्स एंड एवरी सिस्टम, सारी चीजें प्रोग्राम है। तो ये हरि अनंत, हरि कथा अनंत है। जहां भी उंगली डालेंगे हमको ईश्वर दिख जाएंगे, और वो साइंस में दिख जाएंगे। तो साइंस की प्रामाणिकता इसके साथ बहुत ही ज्यादा है। ये तो साक्षात कंपैरिजन आपने दिखा दिया। मेरे लिए भी एक ज्ञानवर्धन का विषय था। फिर कभी अवसर मिलेगा तो हम लोग, ऐसा हुआ तो मैं आप लोगों से फिर इंटरेक्ट करूंगा। और बहुत अच्छा लगा, आप सब लोग इससे लाभान्वित हुए होंगे, मुझे लग रहा है। तो ओम प्रकाश जी का कंपैरिजन और साइंस ईश्वरत्व को सपोर्ट करता है, ये मेरी धारणा। जितना मैं साइंस पढ़ता गया अब तक, उससे मेरी धारणा तो बढ़ती गई। तो ये भी अगर 2 चीज़ याद रहा तो हमें लग रहा है कि आज का हम लोगों का इंटरेक्शन सफल है। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर। आज आपकी उपस्थिति से निस्संदेह हम सभी कृतार्थ हो रहे हैं। इसी क्रम में कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे होंगे वैदिक विज्ञान केंद्र के समन्वयक आदरणीय प्रोफेसर उपेंद्र कुमार त्रिपाठी सर से निवेदन है कि आप हम सभी को अपनी वाणी से अनुग्रहित करें। विद्यां च अविद्यां च यस्तद्वेदो भयं च अविद्यया मृत्युं तीर्त्वा विद्यया मतमश्नुते। गर्भोपनिषद की अवधारणा एवं तथ्य मानव विकासात्मक जीव विज्ञान के संदर्भ में विवेचना, विशिष्ट व्याख्यान के मुख्य वक्ता डॉक्टर ओम प्रकाश जी,
जो दिल्ली विश्वविद्यालय से पधारे हुए हैं, और आज के हमारे मुख्य अतिथि जो विज्ञान संस्थान के पूर्व आचार्य, जीव विज्ञान के, प्राणी विज्ञान के अधिकृत विद्वान आचार्य एस.के. त्रिगुण सर, और यहाँ पर उपस्थित जितने भी हमारे छात्रगण हैं, सबका मैं अभिनंदन करता हूँ इस केंद्र की ओर से। और आज जो इंट्रोडक्शन था, परिचर्चा थी, मेरा भी यह प्रयास होता है कि जो भी विजिटिंग फेलो के रूप में जो भी विद्वान आते हैं उनका एक विशिष्ट व्याख्यान और उनकी कक्षाएं यहाँ पर चले। इस बीच डॉक्टर ओम प्रकाश जी आए तो इधर कक्षाएं बंद थी, लेकिन हमने सोचा कि नहीं, कम से कम एक विशिष्ट व्याख्यान आपका जरूर हो, और बहुत ही अच्छा सारगर्भित आपका व्याख्यान रहा। इस वैदिक विज्ञान केंद्र की जो मूल अवधारणा है, संकल्पना है, उसका भी मूल उद्देश्य है कि जो वेद, वेदांत, उपवेदों में जो अप्लाइड साइंस है उसको समाज में लाना, छात्रों के बीच में इंटरेक्ट करना और उस पर परिचर्चा करना, उस पर प्रयोगात्मक दृष्टि से, वैज्ञानिक दृष्टि से, लेबोरेटरी बेस उस पर परिचर्चा करते हुए और उसको कुछ परिणाम निकले और वो पेपर में नेशनल इंटरनेशनल पत्रिकाओं में प्रकाशित हो, पाठ्यक्रम विकसित हो। तो ऐसे वेद, वेदांत, उपवेदों में ऐसे लाखों ऐसे विषय हैं जिन पर व्याख्यानात्मक पक्ष के साथ प्रयोग पक्ष भी होना चाहिए। आज आपने जो गर्भोपनिषद, जैसे मैं वेद का छात्र हूं, लेकिन यह जो विषय आपने डॉक्टर ओम प्रकाश जी ने जो बताई, ये गर्भोपनिषद अथर्ववेद में उल्लिखित है। हमने अथर्ववेद में, मैं वेद का स्वयं छात्र होते हुए भी मैंने अथर्ववेद या गर्भोपनिषद के विषय में मेरी जानकारी नहीं थी, लेकिन आपके माध्यम से ही मुझे गर्भोपनिषद की जानकारी हुई। लेकिन ये जो गर्भोपनिषद की जो चर्चा है, यह निरुक्त के यास्ककृत जो निरुक्त है उसके परिशिष्ट भाग में इसका अच्छा सा इसी चीज को अपने ढंग से निरुक्तकार ने व्याख्यायित किया है और उसमें दिया है कि गर्भावस्था के क्रम में कैसे जीव का विकास होता है। तो ये भी दिया है कि गर्भ की अवस्था, गर्भाधारण का क्रम क्या होना चाहिए, और इसका उल्लेख ज्योतिष शास्त्र में भी प्राप्त होता है। ज्योतिष शास्त्र में प्राप्त होता है कि गर्भ कब, किन किन परिस्थितियों में कैसे, कब धारण करना चाहिए, किस मुहूर्त में धारण करना चाहिए, तो उससे स्वस्थ बालक, अच्छे मन मस्तिष्क वाला, तेज युक्त जातक का जन्म होगा। इसका बहुत सुंदर ढंग से ज्योतिष शास्त्र में वर्णन होता है। लेकिन जीव का जो डेवलपमेंट की जो चिंतन है वो गर्भोपनिषद में आपने बताया। गर्भोपनिषद जब संहिता भाग का अथर्ववेद का पाठ है तो निश्चित रूप में सबसे प्राचीन है। उसके बाद जो है हम यास्क के निरुक्त में उसको देखते हैं। आपने चरक और सुश्रुत में भी उनसे रिलेटेड विषयों को आपने व्याख्यायित किया। तो यह आप इन चीजों को देखने की जरूरत है कि हमारे ऋषियों ने जो विज्ञान के तथ्यात्मक, क्योंकि न उसमें न आपका स्कैन की सुविधा नहीं थी, है कोई क्या कहते हैं उसको, अल्ट्रासाउंड की सुविधा नहीं थी, लेकिन आज से लगभग 2800 या 3000 वर्ष पहले कोई ऋषि इन विषयों को रखता है तो ये एक बहुत बड़ा, मतलब कितना एडवांस हमारा साइंस उस समय था, आज से 3000 वर्ष पूर्व विज्ञान की दृष्टि से। ये सारे उन तथ्यात्मक जो आज के विज्ञान के क्रम में भी वही सेम आकर के दिखता है। तो ये अपने में बहुत ही महत्वपूर्ण है कि हम कितने रिच थे। तो हम कहने का अभिप्राय है कि आज ओम प्रकाश जी ने जो बताई, इसको हमें, आप जितने भी जो भी छात्र हैं, आपको उस गर्भोपनिषद को देखना चाहिए। वो गर्भोपनिषद है क्या, जो आपको एक उन्होंने जिज्ञासा दे दी।
अब आपको उस जिज्ञासा को और जागृत करने की जरूरत है। उस गर्भोपनिषद को देखिए, उसको पढ़िए, फिर निरुक्त के परिशिष्ट भाग को देखिए, फिर सुश्रुत और चरक के क्रम में जो उस गर्भ की अवस्थाओं में जीव की जो डेवलपमेंट की जो चर्चा है उसको देखिए, और देख करके फिर अपने अपने ढंग से आप एक एक पेपर आप डेवलप कर सकते हैं, एक पत्र आप विकसित कर सकते हैं। आने वाले समय में इस पर एक प्रोजेक्ट, अच्छी प्रोजेक्ट भी आप एक किसी भी गवर्नमेंट एजेंसी से उसको ले सकते हैं। आप चाहें तो इस पर एक पीएचडी हो सकती है रिसर्च के दृष्टि से। जो वेद के जो विद्वान हैं वो इस पर एक पीएचडी भी सूक्ष्म दृष्टि से किसी एक कॉन्सेप्ट को ही पकड़ लें, उस पर एक काम हम कर सकते हैं। हमारे मुख्य अतिथि महोदय ने भी इन्हीं बातों को अपने ढंग से बताया, क्योंकि देखिए हम कोई भी बात कहते हैं, हम वेद वाले हैं, अपनी बातों को रखेंगे, लेकिन जब तक विज्ञान, आज के क्रम में विज्ञान जब मुहर लगाता है तो और हमारी बात परिपुष्ट होती है। तो आप, इसीलिए मेरा भी यह प्रयास होता है कि जो भी लेक्चर्स होते हैं उसमें जो विज्ञान वाले हैं तो उनके साथ हम ट्रेडिशनल विद्वान के साथ बैठाते हैं, जो ट्रेडिशनल विद्वान वक्ता होते हैं तो उसमें मॉडर्न साइंस के विद्वान को हम साथ में लाते हैं और उसको परिचर्चा करते हैं। आपने भी इन बातों को आपने परिपुष्ट किया, उस पर मुहर लगाया, और आपने उसके साथ साथ और भी जानकारियां दी कि हमारे जो कल्चर में, हमारी संस्कृति में, हमारे आहार विहार के जीवन में भी ये जो सारी जो व्यवस्थाएं बनी है वो साइंटिफिक है। हमारे ऋषि जो है, हमारे जीवन जीने की जो दृष्टि दी है वो सब साइंटिफिक है। अब वो कैसे सोचते थे, कैसे उनकी एक चिंतन प्रणाली थी, वो जैसे कि हमारे यहाँ जीवन में जैसे विवाह ही संस्कार है, विवाह संस्कार हमारी भारतीय परंपरा में हमारे संपूर्ण मानव संस्कृति का मूल एक तरह से ऋण है, और भारतीय ज्ञान परंपरा में या भारतीय कल्चर का एक मूल ऋण है। आज भी पूरे वैश्विक क्रम में भारत आज मात्र एक जो कुटुंबीय जो जीवन शैली है, कुटुंबीय जो व्यवस्था है, इसके कारण वैश्विक यूरोपियन कंट्रीज से भारत इकला उसका एक पहचान है, क्योंकि जो पारिवारिक जो जीवन की जो व्यवस्था है यह यूरोपियन कंट्रीज में उस रूप से आपको नहीं मिलेगी जो भारत में है। यहाँ पर जो हमारे कुटुंबीय जो संबंध हैं, हमारे फूफा, मामी, काकी, चाची, जो तमाम रिश्तों में एक बड़ा एक जाल है और एक परस्पर आपस का अंतः संबंध, अंतः प्रेम का जो एक व्यवस्था है वो यूरोपियन कंट्रीज में इतने संबंध दिखते नहीं है। उनके तो हमारे तो वो भी बस वयस्क हो गया तो फिर दूसरे, और एक जीवन में उनके एक नहीं 3, 4, 5 विवाह भी उनके लिए कोई। लेकिन हमारे यहाँ भारत में विवाह को एक दूसरे रूप में उसको देखा गया। तो कहने का अभिप्राय है, और इसीलिए आज जो हमारे यहाँ कहा गया कि नहीं एक विवाह ही हमारे कल्चर में, हमारे धर्मशास्त्रों में, वेदों में भी इसको कहा, और विज्ञान भी कहता है भाई देखो आज एक से अनेक संबंध बनाते हो तरह तरह की बीमारियां पैदा हो रही है, भाई एड्स क्या है। तो ये सब चीजें अगर कहा जाए तो कितने साइंटिफिक हमारे ये जो हमारे ऋषि महर्षि रहे, उनके पीछे जो उनकी जो दृष्टि थी, तो ये सारी जो चीजें हैं इस पर ही केंद्रित होकर के हमें अपनी बातों को, क्योंकि आज का जो समय है इसमें जो युवा है, जो विद्वत परंपरा है, उसको विज्ञान की कसौटी पर उन बातों को जब हम बात को कहेंगे तो प्रामाणिक रूप से उसको युवा पीढ़ी और हमारा जो आने वाला जो समाज है उसको समझेगा, जानेगा। तो इस प्रकार के जो भी व्याख्यान होते हैं, मेरा प्रयास होता है और आप सबको इसके लिए आगे जो छात्रगण हैं इसका लाभ उठावें। जैसे आज आपने वो किया, सर से हम निवेदन करेंगे कि इसको जो आप पेपर है जो आपका पब्लिश है वो हमारे केंद्र को भी आप उपलब्ध करा देंगे। जैसे कि जो छात्र हैं उनको भी ये हम उनको अध्ययन की दृष्टि से उनको उपलब्ध करा देंगे, जिससे इनके ज्ञान के क्रम में और विकास होगा। हमारे SK त्रिगुण सर हैं, आपका बड़ा इस केंद्र के प्रति आप प्रथम बार आप आए और बहुत ही मैं काफी दिनों से आपसे जुड़ा हूँ। आप एकेडमिक स्टाफ कॉलेज के भी आप डायरेक्टर है और
आपको देखने से ही एक अलग ही सुखद अनुभूति होती रही। और आज आप आए, इसके लिए यह केंद्र आपके प्रति विशेष रूप से हार्दिक रूप से आपको कर्तव्य भी ज्ञापित करता है। और हमारे डॉक्टर ओम प्रकाश जी, इनके जो गुरु जी है, इन्होंने हमसे कहा, वो जेएनयू में प्रोफेसर है, तो हमसे उन्होंने कहा कि आप इनको जोड़िए, बहुत अच्छे हैं और बहुत अच्छे इनका दोनों विज्ञान और वेद दोनों का इनका कंसेप्ट बहुत अच्छा है, तैयारी इनकी अच्छी है। इसी क्रम में मैंने विजिटिंग फेलो के रूप में आपको निमंत्रित किया और ये आप आए, और मैंने भी महसूस किया कि आपकी जो ज्ञान है, जो दृष्टि है, वो हमारे केंद्र के लिए आगे भी उपयोगी हो सकता है। पुनः अवसर आएगा तो आपको हम इस केंद्र आपको आवाहित करेगा और आपको बुलाता रहेगा। इन्हीं विषयों के उपस्थापन के बाद मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। सबको समवेत रूप से जय तो संस्कृतम जय। बहुत बहुत धन्यवाद सर। इसी क्रम में धन्यवाद ज्ञापन हेतु श्री अश्विनी कुमार पांडे जी को आह्वान करता हूँ। आप शोध छात्र हैं, वेद विभाग, काशी हिंदू विश्वविद्यालय। ध्येयं सदा परिभवग्नमभिष्टदोहं तीर्थास्पदं शिवरञ्चनुतं शरण्यं वृत्त्यार्तिहं प्रणतपालभवाब्धिभूतं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दं। आज इस विशिष्ट व्याख्यान की अपनी सफलता की ओर है। मैं उपस्थित हमारे इस विशिष्ट व्याख्यान में मुख्य वक्ता के रूप में डॉक्टर ओम प्रकाश जी, जो डीयू से पधारे हैं। वैदिक ज्ञान केंद्र आपके प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करता है और हम श्रोताओं के तरफ से हम आपको विशेष धन्यवाद ज्ञापित करते हैं। इस कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे प्रोफेसर उपेंद्र कुमार त्रिपाठी गुरु जी, वैदिक ज्ञान केंद्र के समन्वयक एवं पूर्व वेद विभाग अध्यक्ष काशी हिंदू विश्वविद्यालय। मैं विशेष रूप से गुरु जी को प्रणाम निवेदित करता हूं और इस विशिष्ट व्याख्यान के लिए ऐसे महनीय वक्ताओं का एक समायोजन कराना एक बहुत अच्छी, हम छात्रों के लिए, हम शोधक छात्रों के लिए एक बहुत ज्ञानवर्धक क्रिया है। उनके लिए मैं पुनः उपस्थित सभी श्रोताओं की तरफ से गुरु जी का धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। और हमारे बीच विशिष्ट अतिथि के रूप में प्रोफेसर सुरेंद्र कुमार त्रिभुवन सर का मैं विशेष वैदिक विज्ञान केंद्र की ओर से कृतज्ञता ज्ञापित करता हूं। मैं चाहूंगा कि आप ऐसे ही सर वैदिक ज्ञान केंद्र को अपना आशीर्वाद देते रहें और हम सभी शोधक छात्र और छात्राओं के लिए अपना आशीर्वाद बनाए रखें। आपके व्याख्यान से आज हमारे नई पीढ़ी को विज्ञान और वेद की जो परंपराओं को जीवित करने की शक्ति है, वह एक अद्भुत बल प्रदान हुआ। इसके लिए मैं विशेष रूप से आपको प्रणाम निवेदित करते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद। भैया को विशेष रूप से धन्यवाद। अब कार्यक्रम समापन के पूर्व वैदिक विज्ञान केंद्र की एक परंपरा है कि हम अपना ध्येय वाक्य का अपने स्थान से खड़े होकर उच्चारण करते हैं। ध्येय मंत्र ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। बहुत बहुत धन्यवाद।